हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने UTET 2 CDP पार्ट फर्स्ट किया था, तो चलिए आज हम पार्ट सेकंड करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है 11। एट प्रेजेंट साइकोलॉजी इज कॉल्ड एज द साइंस ऑफ। तो सबसे सही आंसर इसमें होगा सी, बिहेवियर, क्योंकि साइकोलॉजी जैसे कि हम जानते हैं बिहेवियर की स्टडी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो इनमें पूछा गया है कि सबसे इनमें से कौन सा प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट कौन सा नहीं है? डी इसका सही आंसर है। MMPI। MMPI किस तरीके का टेस्ट होता है? ये एक साइकोलॉजिकली टेस्ट होता है। साइकोलॉजिक को टेस्ट करने के लिए, एक पर्सनैलिटी ट्रेट को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है। तो ये एक प्रोजेक्टिव टेस्ट में नहीं आता है। बाकी जो टेस्ट हैं वो आपके प्रोजेक्टिव टेस्ट में आते हैं। नंबर 13 है अ टीचर शुड स्टडी एजुकेशनल साइकोलॉजी सो दैट। अब एक अध्यापक के लिए मनोविज्ञान, शिक्षण मनोविज्ञान क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ना चाहिए उसे? तो इसका सही आंसर है बी, ही मे डेवलप द इफेक्टिवनेस ऑफ दी हिज टीचिंग थ्रू इट्स हेल्प। वो इसकी मदद से साइकोलॉजी की, स्पेशली कौन सा साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी की मदद से क्या कर सकता है? अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकता है और अपने स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चाइल्ड इज गेटिंग स्पॉइल्ड इन बैड कंपनी, व्हाट वुड बी योर ड्यूटी एज अ टीचर। एक बच्चा है जो बुरी संगत के कारण बिगड़ चुका है, तो या बिगड़ रहा है, तो एज अ टीचर आप उसको क्या करेंगे? टू कॉन्टैक्ट हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे। टू इग्नोर हिम, उसको इग्नोर कर देंगे, जो चल रहा है चलने देंगे। टू काउंसिल हिम बाय टेकिंग हिम इन कॉन्फिडेंस, या टू स्कॉल्ड हिम, तो ये आप उसे डांटेंगे। तो सबसे सही आंसर इसमें जो सबसे सही है वो ये है कि टू काउंसिल हिम बाय टेकिंग हिम इन कॉन्फिडेंस, उसको अपने विश्वास में लेंगे और उसको समझाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप्स। अब कौन सी स्टेज ऐसी होती है जिसमें परिकल्पनात्मक चिंतन का विकास हो जाता है? तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये कौन सी स्टेज होती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका मतलब डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, एन इंटेलिजेंस टेस्ट मे बी फुली वर्बल, फुली नॉन वर्बल और फुली परफॉर्मेंस बेस्ड, और इट मे कंसिस्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ आइटम्स फ्रॉम ईच कैटेगरी। यह स्टेटमेंट क्या है? ट्रू और फॉल्स? तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटेलिजेंस जो टेस्ट होता है जिसमें IQ हम निकालते हैं वो एक फुल्ली वर्बल भी हो सकता है, फुली नॉन वर्बल भी हो सकता है और फुली परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है, या फिर इन सब चीज़ों का मिक्सचर भी हो सकता है। तो सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है पर्सनैलिटी इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द फॉलोइंग फीचर। पर्सनैलिटी किस तरीके से पहचानी जा सकती है? इट हैज़ बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स। सेकेंड है इट्स एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज फेयरली यूनिक इन अ गिवन इंडिविजुअल। थर्ड है इट मेन फीचर डू नॉट ईजीली चेंज विद टाइम। तो अब हमें ये तीन ऑप्शन, ये तीन फीचर्स पढ़कर बताने हैं कि इनमें से कौन कौन से फीचर्स सही हैं। तो जैसा कि हम पढ़ सकते हैं कि पहले ऑप्शन में हमें दिया गया है बोथ फिजिकली और साइकोलॉजी। तो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो हमारे फिजिक और हमारी साइकोलॉजी दोनों कंपोनेंट पे डिपेंड करती है, तो ये भी इसका सही आंसर है। अगला है इट्स एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज़ फेयरली यूनिक इन अ गिवन इंडिविजुअल। जो भी इंडिविजुअल के ऊपर हम देख रहे हैं साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी देख रहे हैं, तो हमें देखना है कि उसके जो एक्सप्रेशन हैं इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर वो भी अच्छे होने चाहिए। तो ये भी एक पर्सनैलिटी एनालाइज है। इट मेन फीचर डू नॉट ईजिली चेंज विद टाइम, और सबसे बड़ा इस पर्सनैलिटी का एक फ़ीचर है कि ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है।
तो ये तीनों की तीनों ही सही है, इसका मतलब इसका ऑप्शन डी सही है, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्निंग द हेड एंड ओपनिंग द माउथ विच टच ऑन चीक। बच्चा अपना मुंह जो है वो जो अपना सिर है वो हिला रहा है, घुमा रहा है और बार बार अपने माउथ को अपने चिक से टच करा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये किस टाइप का रिफ्लेक्स है न्यूबॉर्न बेबी का? तो ये इसका सही आंसर है रूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर चैलेंज फेस बाय एडोलसेंट। अब सबसे ज़्यादा जो परेशानी है, जो चैलेंज है, वो एडोलसेंस में यानी किशोर अवस्था में क्या चुनौती नहीं है, इनमें से कौन सी चुनौती नहीं है? तो इसमें है डी सही आंसर, इनसिक्योरिटी एंड डिपेंडेंसी। ये एक मेजर फैक्टर नहीं है क्योंकि इनसिक्योरिटी को भी वो कंट्रोल कर लेता है और डिपेंडेंसी भी उसमें नहीं होती है। तो ये एक मेजर चैलेंज है जो एडोलसेंस में फेस नहीं किया जा सकता। इनसिक्योरिटी छोटे बच्चे में होती है। अगला क्वेश्चन है, responses that lead organism to get rid of painful stimuli or avoid and escape from them provide which type of reinforcement? इसमें सही आंसर होगा बी, नेगेटिव इन्फोर्समेंट। क्योंकि जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो रिस्पॉन्स कर रहा है। जो बच्चा है या कोई भी ऑर्गेनिज्म वो रिस्पॉन्स कर रहा है एक पेन में, एक उसे अगर पेन मिल रहा है तो उससे भागने की कोशिश कर रहा है, अवॉइड करना चाह रहा है, एस्केप। तो ये एक नेगेटिव रेइंफोर्समेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू whom द प्रोसेस ऑफ स्किल लर्निंग पास थ्रू 3 phases वाया कॉग्निटिव, एसोसिएटिव और एटोनोमस। तो यही सब किसने कहा था, किसने ये बात कही थी? ये कही थी फिट्स ने, यानी कि ए जो है वो सही है। कई बार लोगों को लगता है बेंड्यूरा ने कहा है, पर ये बेंड्यूरा ने नहीं, फिट्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ चिल्ड्रन हैव पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन एंड पुअर मैनुअल डिसेक्ट्री? तो इसका सबसे सही आंसर है लर्निंग डिसेबल, यानी सी। क्योंकि जो लर्निंग डिसेबल बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन होता है, वो लोग ठीक से लिख नहीं पाते हैं। और इसमें कई बार हियरिंग इम्पेरेंस भी बोला जा सकता है, लेकिन इसमें पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन और पुअर मैनुअल डेक्सटेरिटी भी आती है। तो इसलिए ये लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी लर्निंग डिसेबल होगा वो बच्चा, वो इस तरीके का बच्चा लर्निंग डिसेबल होगा। तो ये सी जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ मेमोरी? इनमें से कौन सी जो निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति के की एक अवस्था नहीं है? तो एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल और अटेंशन। तो इसमें सबसे सही है अटेंशन, डी। अगला क्वेश्चन है, द रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। जनरल टू पर्टिकुलर पूछा है, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो उसे क्या कहेंगे? ये बहुत इजी है, बी, डिडक्टिव रीजनिंग। अगर इसे पूछा जाता पर्टिकुलर टू जनरल या तो हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ थिंकिंग एबिलिटी जनरली इंक्लूड फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन? तो ये इतने सारे पर्सपेक्टिव दिखा रहा है, ये बोल रहा है फ्लुएंसी भी, फ्लेक्सिबिलिटी भी और ओरिजिनलिटी भी और इलेबोरेशन भी। तो ये सब के सब हम तब आती है जब हम बच्चे को क्या कहते हैं, जब बच्चे को हम ऐसी थिंकिंग में डालते हैं जहाँ वो ज़्यादा सोच सके, बिल्कुल कम बाहर के आउट ऑफ बॉक्स सोच सके। तो ये एक अपसारी चिंतन में होता है, यानी कि इसका डी सही आंसर है, जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अब्राहम एच मैस्लो
hierarchy of need, which need is on the top among the following needs. इसमें हायरार्ची नीड्स के बारे में पूछा गया है, जो कि बॉटम में, सबसे बॉटम में कौन सी नीड होती है। तो सबसे बॉटम में फिजियोलॉजिकल नीड होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोलॉजिकल मोटिव। तो कौन सा साइकोलॉजिकल मोटिव नहीं है। नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ एफिलेशन, नीड ऑफ पावर और हंगर मोटिव। तो इसमें सब में अचीवमेंट, एफिलेशन और आपको पावर, इसकी नीड बताई गई है। और इसमें पूछा गया नहीं, तो नहीं है हंगर मोटिव। एक हंगर मोटिव जो होता है वो बिहेवियर नहीं है, ये तो भाई सबको ही लगेगी, भूख जो है वो सबको ही लगेगी। अगला क्वेश्चन है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये और बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग कम्स अंडर विच ग्रुप इज ऑफ डिसऑर्डर। ये किस तरीके का डिसऑर्डर है। तो मैं आपको बता दूं कि ये फीडिंग और ईटिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो इसका सही आंसर है ए। द नॉलेज ऑफ विच ऑफ दीज इज मोस्ट एसेंशियल फॉर द टीचर ऑफ प्राइमरी क्लास। अगर आप प्राइमरी क्लास को पढ़ा रहे हैं तो इनमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा एसेंशियल होगी। ए है चाइल्ड साइकोलॉजी, बी एजुकेशनल फिलोसफी, सी हेल्थ साइंस और डी सोशल साइंस। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ होगी, चाइल्ड साइकोलॉजी। क्योंकि जब आपके पास प्राइमरी क्लास में छोटा बच्चा आता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो इसके लिए अगर टीचर को नॉलेज होगी चाइल्ड साइकोलॉजी की तो वो बच्चे के साथ अच्छे से डील कर पाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूड अंडर चाइल्ड साइकोलॉजी। इनमें से कौन सी चीज़ नहीं इंक्लूड कर सकते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में। तो ए है चाइल्ड वेलफेयर, दूसरा है साइको एनालिसिस, तीसरा है मेंटल हेल्थ साइंस और लास्ट है एजुकेशनल फिलॉसफी। अब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को तो चाइल्ड साइकोलॉजी में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशनल फिलॉसफी को यानी शिक्षा दर्शन को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे नहीं कर सकते यानी कि जो रॉन्ग आंसर है वो है एजुकेशनल फिलॉसफी, और हमें रॉन्ग ही बताना है। तो आंसर आएगा डी, एजुकेशनल फिलॉसफी। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।